नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मोदी सरकार 3 साल पहले आज के ही दिन सत्ता में आई थी, देश में अच्छे दिन लाने के वादे के साथ। लाजमी है यह सवाल पूछना कि आखिर आम आदमी के लिए कितने अच्छे दिन आए। महंगाई, भ्रष्टाचार, कश्मीर, नक्सली समस्या से लेकर सड़क, बिजली, पानी और नौकरी तक के मुद्दे, आखिर मोदी सरकार कितना इनको सुलझाने में इनसे जुड़ी दिक्कतों को कारगर साबित हुई। लेकिन सवाल सिर्फ मोदी सरकार को रेटिंग देने का नहीं है, सवाल विपक्ष का भी है, जिसे सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जो मोदी मैजिक के सामने नाकाम और टूटा हुआ सा दिखता है। सवाल है तो क्या आने वाले 2 सालों और 2019 के आम चुनाव में मोदी का यही जादू बरकरार रहने वाला है? यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, महारथी मोदी। इस मुद्दे पर मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अच्छे दिन वाह। अमूमन साल भर चलने के बाद जनता की राय सरकार के प्रति बदलने लगती है, लेकिन ये मोदी मैजिक है। 3 साल पूरे हो गए, मोदी सरकार के प्रति आम जनता का भरोसा घटने के बजाय बढ़ता दिख रहा है। 5 विधानसभाओं के नतीजे इसका उदाहरण है। बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, देश प्रगति के पथ पर दिख रहा है। भाइयों बहनों, हमने सरकार बनाई, 26 को शपथ लिया। 2 दिन के बाद हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में पहला निर्णय था काले धन के खिलाफ कदम उठाने का। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मां तुझे और क्या दूं, इसी भाव को लेकर के काम करने की प्रेरणा मुझे मिलती है। दरअसल योजनाओं के आंकड़े टटोल कर देखें या औंधे मुंह गिरे विपक्ष को निहारें, मोदी हर मोर्चे पर कामयाब दिखते हैं। विपक्ष का जनतांत्रिक अधिकार है सरकार से सवाल पूछे, लिहाजा खाना पूर्ति ही सही, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, कहां है अच्छे दिन? What celebrations are these? It's a celebration of the BJP and the NDA. Is it a celebration of the people? Are farmers celebrating? Is the youth celebrating? Is the laborers celebrating? Is industry celebrating? What has been the last 3 years? Aspirations crushed, dreams shattered, and a nation betrayed. लेकिन जरा आर्थिक जगत के दिग्गजों को सुनिए, जिन्हें मोदी सरकार पर भरोसा दिखता है। उन्हें यूपीए 2 सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस अब नजर नहीं आती, उन्हें वर्तमान सरकार से उम्मीद नजर आती है। एक तो जीएसटी, आई वुड से दैट 3 साल में तो नहीं हुआ, मगर इट्स अबाउट टू हैपन। इट्स अ वेरी बिग मूव इन द एरिया ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड। नंबर 2, आई थिंक द ओवरऑल करप्शन स्पेशली एट द सेंट्रल लेवल has gone down quite a lot. हमारी फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने हिंदुस्तान में कुछ एक क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा कम से कम लोगों को थोड़ा जो हमें डराते हैं उनको आँख तो दिखाई, जहाँ किसी ने ज़्यादा करने पाया उनको थोड़ा सा दखल भी दी कि ये नहीं कर सकते थे तो हम भी दिखाएंगे आपको। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने 3 साल में इतना किया है कि they've done a lot. They've really done a lot. What one would have expected them to do in probably 2 terms, they've done in 3 years. The initiative on housing, it's a big initiative because it is going to help the common man and it is going to result in a pickup in industrial growth. 3 साल के मोदी सरकार की सिर्फ कामयाबी देखकर जनता जी भर ले, ऐसा भी नहीं है। अभी कई ऐसे मोर्चे हैं, मसलन भ्रष्टाचार, जिस पर सवाल आज भी खड़े होते हैं। हालांकि सियासी गलियारों से मोदी के आने के बाद दलालों का दाना पानी उठ गया है और शायद ये पहली सरकार है जिसके 3 साल के कामकाज पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। इसी मुद्दे पर बिग स्टोरी बिग डिबेट के सवाल।
जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी मोदी सरकार? मोदी के सामने विपक्ष क्यों है बदहाल? क्या मोदी मैजिक 2019 में भी रहेगा जारी? तो क्या मोदी मैजिक 2019 में भी बरकरार रहेगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2017 में इस वक्त हम खड़े हैं और 3 साल जब मोदी सरकार पूरे कर रही है, तो एक तरफ मोदी सरकार की तरफ से गुवाहाटी में जश्न की शुरुआत हुई है, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता एकजुट होने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ कौन है इस पैनल में, पहले मैं आपको वो बता देता हूं और फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। अमी याग्निक है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। राम उपेंद्र दास, सीनियर इकोनॉमिस्ट मेरे साथ इस पैनल में है। वीके शर्मा साहब हैं, हेड हैं प्राइवेट ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। उर्मिलेश जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और जफर सरेशवाला है मेरे साथ इस डिबेट में। चांसलर हैं आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के और जाने माने बिजनेसमैन हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है और शुरुआत में जफर सरेशवाला आपसे करता हूं इस डिबेट की। जफर सरेशवाला, किसी भी सरकार को जज करने के लिए पब्लिक व्यू सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। 3 साल में हम कहां खड़े हैं? मोदी सरकार के वादों और उनकी डिलीवरी में आपको क्या फर्क दिखता है या आपको क्या स्थिति दिखती है? सबसे पहला तो आपका कमेंट। देखिए, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी सरकार की लोग उनसे खुश हैं या नहीं हैं, वो बैलेट बॉक्स में पता चलता है। और जब से ये सरकार आई है तो आप देखिए कि जो इलेक्शन जिस तरह से ये जीत रहे हैं लगातार, और अभी पिछला जो इलेक्शन यूपी का हुआ तो हमारे सबके सामने है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं खास, कि इनकी जो खूबी है सबसे बड़ी इस सरकार की, यानी जो हमारे मुल्क में जो करप्शन इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी लेवल का करप्शन था, यानी इंस्टीट्यूशनल लेवल का करप्शन शुरू होता था। इसलिए कि देखिए, जो असल करप्शन जो मुल्क को खा गया है वो ये छोटा मोटा नहीं है, वो आपका पुलिस वाला या इंस्पेक्टर या ये लोअर लेवल का जो असल करप्शन है जिसने मुल्क को बर्बाद किया है, तबाह किया है, वो इंस्टीट्यूशनल लेवल शुरू होता था, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। यानी मोदी साहब जो कहते थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उस बात पर वो बिल्कुल बरकरार है। यानी आप देखिए कि पॉलिसी बनती थी चंद लोगों के लिए, चंद लोगों के हिसाब से पॉलिसी बनती थी। 2G है, CWG है, कोल है, हमारे सामने है सारा। यानी जो लोनें होती थी वो दिल्ली से फोन आते थे चेयरमैन को और लोन पास हो जाती थी। तो वो जो करप्शन है जिसने मुल्क को बर्बाद किया था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और उसके अलावा मैं एक और बात कहूंगा कि जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज है 70 साल में, यानी हमारे मुल्क में 70 साल की आजादी के बाद भी 50% से ज्यादा मुल्क के लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे। आज इन्होंने जो शुरुआत की मोदी साहब ने 15 अगस्त को 2014 में, आज 28 से ज्यादा 29 करोड़ हिंदुस्तानियों के बैंक अकाउंट हो गए। जो गरीब आदमी कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ख्वाब नहीं देख सकता था, आज उसके पास आपके हिसाब से एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन खत्म किया गया, दूसरा लोगों को बैंकिंग या कहें फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया और लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया, जो उनके लिए आप जो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। मैं वीके शर्मा आपसे भी यहां पर एक लेना चाहूंगा आपका कमेंट। वीके शर्मा, 3 साल का इवैल्यूएशन तो हर आदमी अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन आपका क्या यहां पर मूल्यांकन है और आपके हिसाब से क्या वाकई इन 3 सालों में मोदी एक और बड़े महारथी बनकर उभरे हैं जैसे 2014 में उभरे थे? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो शो है ये थोड़ा पॉलिटिकल टिंट के साथ है और यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो मेरे हैं, मेरी कंपनी के नहीं हैं। तो मुझे ये कहना है कि मोदी साहब को अगर जो पुरानी जो सरकार थी उसको मैं बोलूँगा दीमक, और मोदी साहब ने जो काम किया है उसको मैं बोलूँगा भारतीय जो पेड़ है उसको खाद का काम कर रहा है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। और जो ऑपोजिशन नहीं समझ पा रहा है इस बात को कि जितना आप मोदी जी को इंडिविजुअली अटैक करेंगे पब्लिक उतना ही भड़केगी आपके अगेंस्ट में। तो आप कोई पॉजिटिव एजेंडा लाइए, आप नेगेटिव एजेंडा नहीं लाइए। इसकी
बहुत ही खरी खोटी सुन चुके हैं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो, और कांग्रेस भी इस बात की खूब इसकी पिटाई हो चुकी है इन बात को लेके। जितना जल्दी ओपोजिशन समझेगा, पब्लिक आपके खिलाफ नहीं है, पब्लिक आपके नेगेटिव एटीट्यूड के खिलाफ है, आप सपोर्ट कीजिए। तो जो इन्होंने जो शुरुआती दौर में जो अपने लोगों को जिनको इन्होंने खड़ा किया था उनको अपने आवाज़ देके कि आप जिसको हम बोलते हैं कि जो इनटॉलरेंस का जो एक मूवमेंट शुरू किया था वो बहुत ही गंदा था, भद्दा था, वो अब लोगों के सामने बिल्कुल खड़ा है। तो मोदी जी का जो भी एक मैं बोलूँगा, काफ़ी सरेश वाला बोल चुके हैं, मेरे को ये कहना है कि एक पॉजिटिव इनका एजेंडा है और ये एजेंडे को सेट कर रहे हैं। ये किसी निहित पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे की तरह नहीं चल रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है और देश को इनमें भरपूर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इस बीच मेरे साथ एक और खास मेहमान हर्षपति सिंघानिया ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट को। वीसी एंड एमडी हैं जेके पेपर के। मिस्टर सिंघानिया, आप रहिए मेरे साथ, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन जीवीएल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। जीवीएल, 3 साल पूरे हुए। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपके 3 साल पूरे हुए हैं, सरकार के 3 साल पूरे हुए। एक जश्न भी आज शुरू हुआ है गुवाहाटी से। पीएम मोदी ने आज गुवाहाटी में एक बहुत बड़े पुल का भी उद्घाटन किया है। लेकिन विपक्ष आज बहुत हमलावर था जीवीएल आपके ऊपर, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि क्या अच्छे दिन आए, क्या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, क्या लोगों को जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए। तो इस हमले को बीजेपी कैसे देखती है? गौरव जी, हम विपक्षी दलों की तरफ से जो हमारे ऊपर जो प्रहार किया जाता है, हम आज बहुत इस पर यह हमारे पर ज़्यादा असर नहीं करता है, क्योंकि एक सकारात्मक राजनीति के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे अब तक जो रहे प्रधानमंत्रियों में, उनमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। और उनका जो काम है, कामकाज है, उनके सरकार की जो योजनाएं हैं, जनता जमीन पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को खुद महसूस कर रही है। और जो निर्णय, हर जो योजना प्रधानमंत्री लाते हैं, ये गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, देश की जनता के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, तो देश वाकई ये आज बिलीव करता है, देश वाकई आज महसूस करता है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नए भारत के उन नए भारत की ओर देश को ले जा रहे हैं, जिसमें जिस प्रकार की दशकों तक जो समस्या रही इस देश में, ये खत्म होते हुए जनता को दिख रही है। 3 साल हुआ इस सरकार का, एक आरोप तक नहीं लगा पाई अपोजिशन, और जिस प्रकार अनाप शनाप शब्द प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार राजनीतिक एक हथकंडे अपनाकर प्रधानमंत्री जी को पर्सनली कोसने की कोशिश करते हैं, मैं समझता हूं आज देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसलिए इसमें हमें ज्यादा तीव्रता से कोई रिस्पांस देने की जरूरत नहीं है। स्वच्छता अभियान को लेकर मैं कई मीडिया मित्रों से आज पार्टी ऑफिस में मिलके आ रहा था, और जिस प्रकार हर घर में बच्चे, युवा, इस प्रकार जो प्रधानमंत्री जी की हर योजना को लेकर के, और जब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इन सभी जो योजना है, ये कोई सरकार के केवल योजना नहीं है। ठीक है जी, जनता को इसको अपने एजेंडा मानकर जनता इनको आगे बढ़ा रही है। तो इस समय अपोजिशन पार्टी की उनकी जो मजबूरियां मैं समझ सकता हूं। मैं अपोजिशन पार्टी से मेरे साथ अमी याग्निक है, मैं उनसे पूछ लेता हूं क्या मजबूरी है उनकी। उनके लिए राजनीति, मैं उनकी मजबूरी पूछ लेता हूं। मुश्किल होता है। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव, आप रहिए मेरे साथ, मैं आगे और भी कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने। लेकिन आपने कहा ना कि ये विपक्षी पार्टियों की मजबूरी है कि जो जनता को दिखाई देता है वो इनको नहीं दिखाई देता। तो अमी याग्निक, यही सवाल है आपसे, क्या मजबूरी है आपको जो आपको जनधन अकाउंट नहीं दिखते? क्या मजबूरी है आपको जो आपको ब्लैक मनी पर प्रहार नहीं दिखता, बेनामी संपत्ति पर प्रहार नहीं दिखता? और क्या मजबूरी है जो आम आदमी को या दूसरे लोगों को दिखता है वो विपक्षी पार्टियों को नहीं दिखता? नहीं, विपक्ष की पार्टियों को जो आम जनता नहीं देख सकती, जैसे कि व्यापम घोटाला
ये जो इंट्रिकसीज है कि इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है तो भ्रष्टाचार का दाग कैसे लगेगा? आप ही सरकार में है, आपका चीफ मिनिस्टर ही घोटाला करता है, इतने 50 विटनेस मर जाते हैं व्यापम घोटाले में, आप इन्वेस्टिगेशन देते ही नहीं है, आप उसमें आगे चलता ही नहीं है केस, तो फिर कहां से दाग लगेगा? आपके मिनिस्टर को आप उतारते नहीं है। बाकी की गवर्नमेंट तो जैसे ही एलिगेशन लगता था मिनिस्टर राजीनामा रिजिग्नेशन दे देता था, ट्रायल चलती थी, तभी लोगों को पता चलता था कि करप्शन का चार्ज है या तो कोई लिटिगेशन है तो न्यूज़पेपर में आता था। आप तो इन्वेस्टिगेट नहीं कराते हो, चाहे वो ललित गेट हो, सुषमा स्वराज जी इंडिया को मिनिस्ट्री को परे करके, इंडिया को परे करके जाके ललित मोदी को पासपोर्ट दिलाती है। तो ये सारी चीजें अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो करप्शन के चार्जेस आगे बढ़ेंगे। आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कराते नहीं हो। रमन सिंह का आप देखो कितना पीडीएस का घोटाला है, 36,000 करोड़ का मामला है, आप उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। नहीं, अमी 20,000 करोड़ अमी याग्निक, लेकिन केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार कहां दिखता है आपको? आनंदी पटेल की नहीं, आप एक मिनट मैं आ रहा हूं जी, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हूं कि इसकी वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे 3 साल बहुत अच्छे गए। नौकरियां कहां है? वेयर इज एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ? हाँ, इस मुद्दे पे डिजिटल इंडिया है, आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट है यूथ के लिए, आप कहते हैं महिला के लिए सुरक्षा है। हर 3 मिनट पे महिला के खिलाफ एक ऑफेंस रजिस्टर होता है। कहाँ है सुरक्षा महिला के लिए? आप अभी देखो 2 दिन से क्या चल रहा है, सहारनपुर चल रहा है, ये यूपी में जो वारदात हुई है, कहाँ है महिला सुरक्षा? आप जिसकी बात कर रहे हो। नहीं, वो ठीक है, वो सवाल है आपके, लेकिन अमी याग्निक इन सवालों का जवाब जीवीएल देना चाहते हैं। मैं जीवीएल से वो सवाल लेने जा रहा हूं। मेरा एक सवाल सुनिए। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अमी याग्निक, मैं जीवीएल से कह रहा हूं जवाब दे। लेकिन जीवीएल, एक मिनट में आ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा था कि आपकी क्या मजबूरी है जो आपको कुछ नहीं दिखता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको वाकई नहीं लगा कि इन 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ, या आपको लगता है कि नहीं काम हुआ है? नहीं, आपने नहीं, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के क्वेश्चन मत ले लीजिए। आप इतना पूछिए कि ये सारी योजनाएं रातों रात हुई है, ये सारे ब्रिज बने हैं, लंबे बने हैं, या तो कोई टनल बनी है तो वो 2 साल में बनी है, तो कांग्रेस का काम और बीजेपी का नाम। ओके, कांग्रेस का काम, बीजेपी का नाम। जीवीएल काम उनका नाम आप अपना लगा के बेच रहे हैं। आप देश की प्रजा के साथ ओके, जवाब दे लेते हैं जीवीएल, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाता हूं। बोलिए देश की प्रजा के साथ कि ये 2 साल में नहीं हुआ है, ये 3 साल में नहीं हुआ है। नहीं, देश के ये साइंटिस्ट 20 साल 30 साल से रिसर्च करते हैं, तब ये मंगलायन बनता है, तब ये उड़ता है। अमी जी, मुझे लगता है अब आपने जो सवाल पूछे उनका सवाल ले लेना चाहिए। जीवीएल बोलना चाहते हैं, उनको बोलते देते हैं। जीवीएल बोलिए। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी, अमी याग्निक जी गुजरात से आते हैं, अमी याग्निक जी गुजरात से आती हैं, इन्होंने यही उन्होंने रुख अपनाया था गुजरात में। बार जनता ने गुजरात में इनको हराया। और जो मध्य प्रदेश की जो बात कह रहे हैं, तो व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, और उस पर निष्पक्षता की जांच हुई और कई लोगों को, कुछ नेताओं को भी उसमें अरेस्ट कर दिया गया, किसी को नहीं बख्शा गया। अब एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की इंक्वायरी भी इसी सरकार ने बिठाया। आपको उस पर विश्वास नहीं है? आपने भ्रष्टाचार के अलावा इस देश में कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए आप कोई विकास के नाम लेकर के जनता को आज गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपकी भ्रष्टाचारों की जड़ आज भी खुल रही है। बेनामी संपत्ति का जब नाम आता है, आपके ही नेताओं का नाम आता है, लालू प्रसाद हो, कार्ति चिदम्बरम हो, खुद चिदम्बरम जी हो, या रॉबर्ट वाड्रा हो, आपने जिस प्रकार के घोटाले अपने कार्यकाल में किए हैं, ये अगले 20 साल तक देश की जनता नहीं भूल पाएगी। और इस सरकार ठीक है केसेस चल रहे हैं, बार-बार ये नाम ठीक है, मैं दूसरे पैनलिस्ट का रुख करता हूं। ओके, अब एक न्यूट्रल व्यू लेते हैं। अमी याग्निक जी 1 to 1 मत करिए। मेरे पास बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, 1 to 1 आप लोग करेंगे तो मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास नहीं जा पाऊंगा। कोशिश ये करते हैं कि जब सबके पास आए तब वो बोले। अमी जी आता हूं, मैं आपके पास मौका दूंगा, बोलिएगा। मैं उर्मिलेश जी के पास जाऊंगा। उर्मिलेश जी, आपका अनुभव क्या कहता है? इस सरकार की उपलब्धियों, इस सरकार की नाकामियों पर बहुत बहस होती है, लेकिन क्या 3 साल में जिन वादों के साथ ये सरकार आई थी
और दूसरा मैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपसे लेना चाहूंगा। जो 2014 में एक भारी भरकम बहुमत और एक बहुत बड़ी विजय के साथ ये सरकार आई थी, क्या वो मोमेंटम अभी भी मोदी वेव बरकरार दिखती है आपको, और 3 साल में का आकलन आपका क्या कहता है? देखिए, 3 वर्षों के दौरान इस सरकार की मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये कि विपक्ष बिल्कुल विकलांग पड़ा हुआ है। उसकी जो राजनीतिक सांगठनिक विकलांगता है वो टूट नहीं रही है। तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है बीजेपी संगठन की और उनके गवर्नेंस की, कि जो अपोजिशन है वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि एक तो ये है। जहां तक उनके अपने बावजूद इसके जो आज एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें सारे ये देखिए, मीटिंग्स का होना और जनता के बीच जाना दोनों में फर्क है। जैसे उदाहरण के तौर पे नोटबंदी को दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि ये डिसास्ट्रस होगा इंडिया के लिए। लोग बहुत तकलीफ में थे, लेकिन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि जनता के बीच में जिस तरह एक सांगठनिक हस्तक्षेप होना चाहिए था विपक्ष का, वो नहीं हुआ। कोई आंदोलन के लिए नहीं आया। विपक्ष के कई नेता तो समर्थन में उतर पड़े, और नोटबंदी का हालत क्या है उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो बड़े कुछ इन्होंने वायदे किए थे, अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिवली, हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल उग्र विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, वो वायदे थे रोजगार के। इकॉनमी का जहां तक सवाल है, मैं मानता हूं इकॉनमी ठीक ठाक स्थिति में है, इसके बावजूद कि नोटबंदी जैसा डिसास्टर्स स्टेप लिया गया। मैं कम से कम मानता हूं, कोई डिसएग्री कर सकता है मुझे, उसका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो अभी इकॉनमी के खूबसूरत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो दरअसल वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ जॉब की है वो लगभग जॉबलेस ग्रोथ है। मेरे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने आंकड़े हैं जो लेबर ब्यूरो के, उसमें कुल मिलाकर 1.1% के आसपास जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इसके बावजूद कि ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 7% के आसपास हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है। और सबसे दुखद यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें सबसे अधिक संभावना थी, उसमें 1.0 के आसपास ग्रोथ दिखाई जा रही है। कंस्ट्रक्शन में माइनस में है, ट्रेड में 0.3% है, ट्रांसपोर्ट में 0.2% है, आईटी बीपीओ में 0.2% है, एजुकेशन में 0.7% है, हेल्थ में 0.4% है। कब क्या आंकड़े दे रहे हैं आप? ये मैं लेटेस्ट दे रहा हूं 2016-17 के बीच में, जनवरी 17। समय अवधि क्या है? इसकी जो अवधि है अप्रैल 2016 टू जनवरी 2017। और आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, ये सभी जानते हैं और मीडिया में भी ये बातें आ चुकी हैं कि आईटी इंडस्ट्री में जो एक जॉबलेसनेस की स्थिति पैदा होने जा रही है, जिसकी आशंका है, मैं नहीं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो स्पेकुलेट किया जा रहा है वो बहुत ही डेंजरस। आज इसी बात पे मैं आपको बीच में रोकूंगा सर। जी। आज इसी बात पर पीएम मोदी ने गुवाहाटी के खानपारा में जो सभा की, उन्होंने कहा कि आईटी एक चमकता सितारा इस देश में, और कुछ मैं चाहता हूं कि वो चमकता सितारा बना रहे। फैलाई जा रही हैं, लेकिन उन अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता। तो शायद वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि वो चमकता सितारा बनी रहे। मैं मोदी जी के साथ हूं, उनके शब्दों के साथ हूं कि ऐसा ही देश के लिए होना चाहिए, लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, ये बड़ी बात। दूसरी बात जो मैं बिल्कुल कंक्लूड करूंगा और फिर आगे आऊंगा। देखिए, एक और बात है कि गरीबी वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, असमानता की बात नहीं कर रहा हूं। जो इंडेक्स है पूरी दुनिया का, उसमें हमारी स्थिति जो असमानता में है, हम 136वें और 35वें नंबर पर हैं। हम मानव विकास सूचकांक में 130वें नंबर पर हैं 180 मुल्कों में। अभिव्यक्त की आजादी का लेवल यह है कि हम 130 पर थे, 136 पर पहुंच गए हैं। और दुनिया के मोस्ट डिस्टर्ब्ड जो कंट्रीज हैं उनमें हम शुमार किए जा रहे हैं। और हमारी सरहद भारत पाकिस्तान के साथ जो करीब 1800 मील की है, वो सूडान और दक्षिण सूडान के बाद सबसे तनावपूर्ण बॉर्डर है आज की तारीख में। जो कश्मीर वाजपेयी की नीतियों के कारण, मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण लगभग शांति की मैं यही सवाल लेके जा रहा हूं था, आज वो डिरेल हो गया है, पटरी से नीचे गिर पाया है। मंत्री कह रहे हैं कि वो वार जोन में। चलिए ठीक है, राम उपेंद्र दास और जीवीएल, मैं आपके दोनों के पास आता हूं, लेकिन मैं हर्षपति सिंघानिया मेरे साथ हैं। लेकिन मैं एक चीज यहां पे कहना चाहता हूं सर, जो आपने जो डेटा दिए, क्या ये 3 साल के कामकाज के आधार पर तैयार होते हैं? इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जीवीएल मैं आपके पास आता हूं, इससे पहले मैं हर्षपति सिंघानिया जी से एक कमेंट ले लूं। हर्षपति सिंघानिया साहब क्योंकि बहुत देर से हमारे साथ बैठे हैं, देश के बड़े कॉर्पोरेट हैं और जरूर समझते होंगे कि कैसे देश में इस वक्त 3 साल के कार्यकाल को उनका व्यू मायने रखता है। तो सिंघानिया साहब, सीधा ही सवाल आपसे कि आप कैसे देखते हैं, और अगर आपसे हम रेटिंग पूछे 1 से 10 नंबर, तो कितना नंबर देंगे मोदी सरकार को? तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अच्छे थे।
मेरे ख्याल में सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं और कदम उठाए हैं बदलाव लाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर ले जाने के लिए। अब आप अगर उदाहरण तौर देखिए तो तमाम स्कीम्स इसमें इंट्रोड्यूस की गई, चाहे आज आप एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर से शुरुआत करिए, जो जनधन योजना है, वहाँ पर करीब 28 करोड़ बैंक अकाउंट नए खुले। आज उसी को उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि डिजिटाइजेशन के थ्रू एक डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र का काम होता है। तो जिसको फ़ायदा मिलना है, बेनिफिशरी है, उसको डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है और कहीं रास्ते में लीकेज नहीं होती। और सरकार को भी जहाँ लीकेज का नुकसान होता था वो बंद होता है। ओके, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राम भूपेंद्र दास, जो आपने सुना यहाँ पर आर्थिक आंकड़े कुछ ज्यादा है, तो एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप भी अपनी भूमिका निभाइए और आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कुछ दिक्कतें हैं, कश्मीर, नक्सलिज्म, नौकरी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए चुनौतियों के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका आकलन यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ सामने दर्शकों के, उसके बाद जीवीएल में आऊंगा आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। राम भूपेंद्र दास जी, देखिए, अगर आप 3 साल के कार्यकाल को समेटना चाहते हैं तो ये ज़्यादातर जो अभी तक चर्चा हुई है उसमें ऐसा लगता है कि देश की सरकार केवल देश के भीतर ही काम करती है। तो मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अब कोई भी देश एक वैश्विक स्तर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ऑपरेट करता है और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है उसमें अब इंटरनेशनल लिंकेजेस और इमर्जेंस एट द ग्लोबल स्केल बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जो आप डोमेस्टिकली करते हैं उसका रेपरकशंस ग्लोबली होते हैं और जो आजकल ग्लोबल इकोनॉमी में होता है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी पे होता है। तो एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से मुझे लगता है कि चर्चा में घरेलू और वैश्विक दोनों के जो अंतर्गत तमाम चीज़ों की कोशिश की गई है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, हमारा ट्रेड हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो हो, हमारी ग्रोथ रेट, चूंकि इन सारे निवेश और कंजम्पशन और इसके संयोजन से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के हिसाब से जो होता है उसको भी हमको कहीं ना कहीं परिचर्चा में शामिल करना होगा। और इस दिशा में मुझे लगता है कि इतने कम समय में इतने सारे देशों के साथ जो संपर्क हुआ है और आर्थिक संबंधों में जो विकास हुआ है उसको अगर हम और ज्यादा तेज गति से बढ़ाएंगे तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज हमारे भारत में पैदा होंगी जो कि मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को ज्यादा ताकत देंगी। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो रही हैं और वो एक सोर्स बनेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। और ये मेक इन इंडिया केवल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, मेक इन इंडिया सर्विसेज में भी है और सर्विसेज हमारे जीडीपी का एक सबसे बड़ा शेयर है। तो मेरे समझ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर है उसके थ्रू वो भी होने वाला है। साथ में अगर आप कृषि को देखें तो कृषि में जो अब ई गवर्नेंस और नई टेक्नोलॉजी पे इंफोसिस है और फार्मर्स के इनकम को डबल करने का जो एक लक्ष्य रखा गया है, हमें लगता है कि ये सब चाहे फार्मिंग कम्युनिटी हो, चाहे स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के तहत जो है जो पढ़े लिखे नौजवान है वो मैन्युफैक्चरिंग में आए या फिर सर्विस और सेवा के क्षेत्र में आए, इसका स्कोप केवल भारत के अंदर ही नहीं है। अब विश्व हमारे लिए स्टेज है जहां पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पैराडाइम को उस दृष्टि में देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस दृष्टि में आपसे आगे भी राय लूंगा, लेकिन अब मैं जीवीएल आपके पास आता हूं। जीवीएल, उपलब्धियां आपने गिनाई थी, कुछ उपलब्धियां कुछ और लोगों ने भी गिनाई हैं, प्रधानमंत्री और हम सरकार की 10 बड़ी योजनाएं भी गिना रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, लेकिन हम कुछ चुनौतियों की बात करते हैं जीवीएल, और ये अच्छी बात है कि हम इस मौके पर आपसे चुनौती पूछ पाएंगे और आप उनका जवाब दे पाएंगे। जीवीएल, जम्मू कश्मीर का जिक्र अभी आया इस बहस में, एनएसजी में मेंबरशिप के बारे में कहा जा रहा है, मसूद अजहर का मामला है जिसको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल नहीं करा पाए, जो आपके लिए कुछ बड़ी चुनौतियां रही, पंजाब विधानसभा का चुनाव, रोजगार की बात आई कि 2 करोड़ नौकरियों के वादे थे, कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां, नक्सली हमले देखे तो इंटरनल सिक्योरिटी, नई एजुकेशन पॉलिसी पर आपने कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी का और उस पॉलिसी का क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम। तो ये कुछ चुनौतियां जो बीते 3 सालों में आपके लिए रही, आप मानते हैं कि इन पर कुछ और अच्छे तरीके से काम हो सकता था जो नहीं हो पाया?
गौरव, मैं सभी का जवाब दे नहीं पाऊंगा, या यदि आप 15 मिनट का मुझे समय देंगे तो मैं सभी पर बात करूंगा, नहीं तो मैं संक्षेप रूप में जो विषय फिर इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट के बात हुआ है, क्या एम्प्लॉयमेंट केवल नौकरी देने से होता है? और दूसरा, जो मेक इन इंडिया के तहत जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस देश में आया पिछले 3 साल में 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आया है। केवल पिछले साल ही लगभग 62 लाख डॉलर आया है। तो इसकी कन्वर्शन, इस इन्वेस्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में तब्दील करने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने में वो कुछ टाइम तो लगेगा, जेस्टेशन पीरियड है। तो ऐसा नहीं कि अचानक इन्वेस्टमेंट आया नौकरियां पैदा होंगी। और दूसरी तरफ जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इस सरकार ने जो मान्यता दिया है, मुद्रा स्कीम के तहत, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, इनके तहत लगभग 8 करोड़ बेनिफिशियरी को पिछले 3 साल में सहायता दिया गया अपनी कारोबार को चलाने के लिए। 3.5 लाख करोड़ रुपए इस सहायता के लिए लोन के माध्यम से दिया गया। तो कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसे जब संख्या आप सुनते थे 3 लाख, 3.5 लाख करोड़, वो होता था किसी भ्रष्टाचार का संख्या। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, सभी लाखों में थे, लाखों करोड़ों में थे। इस सरकार जो कुछ किया है बड़े पैमाने पर किया है। विकास का कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं किया। नहीं, जीवीएल ठीक है, ये आपकी उपलब्धियां हो सकती हैं, जीवीएल ये आपकी उपलब्धियां हो सकती है, लेकिन मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जीवीएल, मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इस समय आप पे सबसे बड़ा जो आरोप लग रहा है वो ये है कि आप कश्मीर की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, और कश्मीर आपके समय में और ज्यादा एक खराब दौर से गुजर रहा है। देखिए, यदि आप देखेंगे 85 से लेकर अब तक ऐसे कई समय हुआ, ऐसे कई बार हुआ है जब वहां जम्मू एंड कश्मीर में परिस्थितियां थोड़ा नाजुक बने और कुछ ही महीनों के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ। 2010 में जब कांग्रेस की कार्यकाल थी तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। ये पहली बार नहीं हो रहा है, और उसके पहले भी हुई थी। एक साइकिल है ये, लेकिन सरकार पूरी तरह दृढ़ता से इस स्थिति से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। जिस प्रकार इस सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज किया है, कूटनीति में इस सरकार की जो उपलब्धियां रही, जो सक्सेसेस रहे, मैं नहीं समझता हूं किसी और सरकार के तुलना में बहुत बेहतर होंगे। आईसीजी में हम कुलभूषण जाधव के मामले में कैसा पाकिस्तान को दरकिनार किया। ठीक है सर, ओके ओके, जफर सर इस्माइल मानते हैं इस बात को कि कश्मीर एक साइकिल आती है कश्मीर समस्या के बारे में, या पाकिस्तान से जिस तरह से सरकार को निपटने की पॉलिसी हमने देखी थी, वो पॉलिसी अभी भी वैसी ही चल रही है, सरकार सही ट्रैक पर जा रही है? एक न्यूट्रल व्यू। नहीं, देखिए, जो पाकिस्तान का या कश्मीर का जो मामला है वो तो चल ही रहा है। यानी कोई बीच में बहुत ही ख़राब हो गया था, फिर बीच में ठीक हुआ था, और पाकिस्तान का एक कांस्टेंट अटेम्प्ट है कश्मीर के मामले को ख़राब करने के लिए। तो मैं समझता हूं, मैं एक यहाँ बात ये कहूँगा कि देखिए, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चरल हैं, और एक है कि मोदी की जो सरकार है और जो मोदी साहब का जो मिजाज है वो फ्लाई बाय नाइट काम नहीं करते। वो एक ऐसा काम करते हैं जिसको टाइम लगता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होगा। जैसे 2-3 चीजें मैं कहूंगा कि जो बहुत अच्छी हो रही हैं, कि एक तो इस मुल्क का गरीब आदमी के पास बहुत सारी चीजें थी ही नहीं। जैसे गैस कनेक्शन, आपने देखा कि गरीब से गरीब औरतों को 2-2.5 करोड़ गैस कनेक्शन मिले हैं। ये जो एलपीजी की जो सब्सिडी है, इसको निकालकर 13 करोड़ अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं। ये लोगों को दिखते हैं, 1000-1200 रुपए लोगों के अकाउंट में आ रहे हैं, ये दिख रहा है। दूसरा, ये क्रॉप इंश्योरेंस गरीब आदमी को कभी पॉसिबल नहीं था। तो मोदी की जो सरकार है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है, और इसका असर जो है वो लॉन्ग टर्म होगा। और एक और बात मैं बीच में ये कहूंगा कि जो आंकड़े दिखाए गए जो बहुत सारी चीजों के, तो वो एक्चुअली जो 5 साल यूपीए की सरकार में जो बिल्कुल एक रुकावट आ चुकी थी, तो ये उसका नतीजा है। अब ये जो काम कर रहे हैं
तो इसका नतीजा आप धीमे धीमे देखना शुरू करेंगे। ठीक जो एक पॉलिसी पैरालिसिस हो गई थी, रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, तो ये सारी चीजें, इसके नतीजे आप आगे देखना शुरू करेंगे। अच्छा उर्मिलेश जी, आपको कुछ कहना चाहते हैं? फिर वीके शर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं। उर्मिलेश जी कुछ कहना बहुत संक्षेप में, चूंकि कश्मीर को लेकर लोग अभी बोले राव साहब, लेकिन आपने इनसे भी पूछा सरताज, इन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं कश्मीर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे तो हम जैसे लोग जो कश्मीर के अफेयर्स को कवर करते रहे हैं पिछले 20-25 साल से, उनको भी ये अंदाज था कि एक बहुत प्रचंड बहुमत से आई सरकार है और ये जरूर कुछ ऐसी पहल करेंगे जिससे कि वाजपेयी गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के जो कुछ पॉजिटिव्स थे कश्मीर पॉलिसी को लेकर वो आगे और बढ़ेंगे। मैं मनमोहन सिंह की सरकार की अनेक विफलताओं को रिकॉग्नाइज करता हूं, मानता हूं, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि इंडो पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर और कश्मीर पॉलिसी को लेकर उन्होंने वाजपेयी के पॉजिटिव्स को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस सरकार ने सब डिरेल किया और इसलिए मैं डिरेल कहता हूं साफ शब्दों में कि जब प्रधानमंत्री बने थे नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ 2014 में जम्मू कश्मीर में 65% मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में 65%। आज की तारीख में श्रीनगर के पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन 7% मतदान था। बाई इलेक्शन में जो रीपोल हुआ 2% हुआ। हिस्ट्री में कश्मीर में इतना कम परसेंटेज मतलब ये कभी नहीं था। दूसरी बात, आज तक ये एक सेकेंड, आज तक ये अनंतनाग, आप भारत की महान डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी विडंबना है कि अनंतनाग का बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का ये करा नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? चलिए, बच्चियां तक सड़क पर उतर करके पत्थरबाजी कर रही हैं, वे अपनी बच्चियां हैं। मैं जवाब दीजिए इसका, लेकिन आप कहते हैं कि अविभाज्य अंग है और बच्चियां अविभाज्य नहीं है। ओके, वीके शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। वीके शर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वीके शर्मा बात सुनिए, आप बोलिए। बात आपको बात सुननी पड़ेगी बॉस, मेरी बात सुनो बॉस। अगर वहां पे चुनाव नहीं हो रहे हैं तो किस मोदी जी जिम्मेवार हैं? अरे भाई साहब, जब आप पाकिस्तान को लग रहा है कि किसी भी तरह से वो नहीं बच सकते इंडिया से, तो ये इस तरह की चीजें बरगला रहे हैं, तो पैसा धुआंधार वहां पे यूज हो रहा है। अगर जो आदमी आज नेहरू की अरे चुप कराओ ना बॉस, कोई नहीं बोल रहा, आप ही बोलिए। आप और जो आदमी आज नेहरू को या जी मैं निकल रहा हूं, जो आदमी आज नेहरू को और कांग्रेस की पॉलिसी को राइट बता रहा है, जो मनमोहन सिंह जी के गुणगान कर रहा है, अरे भाई साहब, अगर आपको पाकिस्तान की यहाँ मिलानी हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहिए और अपने जो भी टेररिस्ट आएगा उसके सामने अपनी पूरी परिवार को दे दीजिए उनको। क्या बकवास कर रहे हैं? ये जो लड़ाई है हमको लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई इसी तरह से लड़नी पड़ेगी कि आपको उन्हीं की हिसाब से मारना पड़ेगा। जो भी टेरर है उसकी जड़ को खत्म करना पड़ेगा। आपने कब देखा मनमोहन सिंह की कहां हिम्मत हुई कि चीन ने बोला कि बैठ जाओ और वो खड़े हो पाए? चीन ने हमको बोला कि आप दलाई लामा को मत जाने दीजिए अरुणाचल में, मोदी जी ने नहीं रोका। आप क्या उनके अंदर रीढ़ की हड्डी में एक भी हड्डी थी? बात कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है जी, मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करना चाहता था वीके शर्मा, लेकिन आपने इस सवाल पे अपनी बात रखी है। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। इस तरह की बातें करता है वीके शर्मा पाकिस्तान के नाम पे ये बोलता है कि इलेक्शन नहीं करा पा रहा है। कुछ नहीं, वहां पे इलेक्शन होने भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो फ्री नहीं है आज की डेट में। जिस दिन हम उनके पूरे पैसे को रोक पाएंगे और उन लोगों को निकाल पाएंगे कश्मीर से, तब जाके हम वहां पे इलेक्शन चलेंगे। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। मैं जीवीएल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं अमी याग्निक जी से एक सवाल ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। और अमी याग्निक, सवाल मैं ये लेकर आऊंगा आपके पास कि विपक्षी एकता बीते 3 सालों में, जैसा कि यहां पर उर्मिलेश जी ने तो बहुत सख्त शब्द का यूज किया, मैं यूज करता हूं कि विपक्षी एकता तार देखी है। और विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वो लगातार चुनाव के बाद राज्यों में, और 2014 का लोकसभा चुनाव इस कदर हारी है कि लगता नहीं कि पंजाब जैसी एक का सूबा छोड़ दे तो पूरे देश में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी है। लेकिन अभी याग्निक, आज की जो पार्टी की ऑल पार्टी मीटिंग आपकी थी, इस ऑल पार्टी मीटिंग से क्या 2019 की रणनीति बनाई जा रही है? और अगर बनाई जा रही है तो नीतीश कुमार का ना आना क्या बताता है, जो एक दिन बाद ही पीएम मोदी से के बुलावे पर आ रहे हैं लंच पर? वो तो उनका नीतीश कुमार जी को पूछना पड़ेगा, उनका वो निजी रीजन होगा। लेकिन आप ये जो विपक्ष की बात कर रहे हैं, हाँ डेफिनेटली विपक्ष ट्राई कर समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सारा कन्वीनियंट गवर्नेंस कैसे हो रहा है।
तो वो अपना प्रयत्न जारी रखता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल निष्फल है, पर विपक्ष से तकलीफ तो होती है ये रूलिंग पार्टी और डिस्पेंसेशन को, क्योंकि हर बार उनको ये इतने सारे आंकड़े पिछली सरकार के भी सक्सेस बताना पड़ता है अपने आप में, और ये सब बताना पड़ता है, हर रोज प्रजा को ये कहना पड़ता है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे राज्य में ये जो सहारनपुर द्वारा मुद्दों पे आप बोल चुकी हैं, कंट्रोल नहीं है। मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सारे इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे हैं, सारे खलास हो रहे हैं, तो इसके समय कम है, मैं आपसे दूसरी चीजें पूछ रहा हूं। अमी याग्निक, तो जैसे बताया था कि लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस नहीं है, उसके बावजूद एक के बाद ये कि पार्टी अगर चुनाव जीत रही है तो कहीं ना कहीं जनता को कुछ दिख रहा है। आप डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन उन्होंने यूपी का चुनाव जीता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2019 में इसी विपक्षी एकता को साथ ले जाकर आप चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, या आपको लगता है कि, और क्या आपको लगता है कि जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है ये विपक्षी एकता बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो अगर वो आए तो, और चाहे वो लालू यादव हो। ये अभी 2019 तो 2 साल के बाद है। हम अभी से सोचना शुरू कर दे कि ये विपक्ष में सब में महत्वाकांक्षा है। लगता तो ऐसा है कि ये रूलिंग पार्टी को इतनी महत्वाकांक्षा है कि कुछ भी करने को सत्ता के लिए कर रहे हैं। वो प्रजा को गलत आंकड़े, फज आंकड़े भी दे रहे हैं, और जो करना है वो एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे, कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, महिला सुरक्षा की बात नहीं कर रहे, यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। तो ये कौन सी सक्सेस रेशियो की बात कर रहे हैं? जो ये आंकड़े बता रहे हैं वो तो पीछे। शर्मा साहब आ रहा हूं, 1 मिनट, जीवीएल पहले बोल लेंगे फिर मैं आऊंगा आपके पास। उमेरा हुआ है, एडिशन हुआ है, और आपकी योजनाएं सारी है, आधार कार्ड, जीएसटी। ओके, जीवीएल आपकी सारी योजनाएं गलत हैं, फज आंकड़े आप देते हैं, और विपक्षी एकता 2019 में निकल कर आएगी, अभी छोड़ दीजिए। लेकिन जीवीएल योजनाएं खत्म हो गई, लेकिन जीवीएल आपका क्या एनालिसिस है विपक्षी एकता का? 17 से 18 पार्टियां एक साथ अगर सोनिया गांधी के बुलावे पर आती हैं तो क्या देखें कि एक नया यूपीए या एक ऐसा नया एंटी बीजेपी फ्रंट उभर रहा है? देखिए गौरव, ये कोई यूपीए नहीं, नया यूपीए नहीं, मैं कहूँगा ये नया बीपीए है। ये बेनामी प्रॉपर्टी अलायंस है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बेनामी संपत्ति का और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केसेस हैं, हजारों करोड़ का जो घोटाला का सामने आ रहा है, कार्ति चिदम्बरम हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, और लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो आरोप हैं, और बाकी जो बहन मायावती और उनके भाई पर जो आरोप है, लगभग सभी राजनीतिक है। जनता ने इनको इसलिए नकारा है हाल के चुनावों में, आम चुनावों में, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता नहीं रह गई है, और एक नकारात्मक राजनीति को लेकर के जनता के अदालत में जाते हैं, और मोदी जी को 24 घंटे। लेकिन जीवीएल आपने इसमें एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। कार्यक्रम नहीं है, और जब इनको जनता ने इनको सत्ता दिया था, 10 साल भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो आज भी 12 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जो घोटाले हैं, वो पैसे कैसे बचाया जाए, मुझे लगता है ये जो अलायंस की जो बातचीत है उस पर ज्यादा केंद्रित है। जो बेनामी संपत्ति है उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो एजेंसीज हैं और इस सरकार किसी को नहीं बख्श रही है। जीवीएल समय कम है, मैं चाहता हूं एक कमेंट सबसे ले लूं, इसलिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। गलत तरीके से संपत्ति हड़प लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, शर्मा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, छोटा सा कमेंट, फिर उर्मिला जी के पास जाऊंगा मैं। बस एक यही लाइन थी कि जो ये कह रही है कि सीमाओं के ऊपर हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, निराधार है, कोई उनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है बोलने का। लेकिन इतना बता दें कि 1990 में जब भारतीय कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से निकाला जा रहा था, अपने देश में वो एक तरह से रिफ्यूजी होकर रह रहे हैं, तब वो कहां पे थी? ठीक है, ये सवाल तो बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और उनसे पूछा भी जाता है। मैं अमी याग्निक के फाइनल कमेंट में कहूंगा, अमी याग्निक आप इसके बारे में बता दीजिएगा, लेकिन उर्मिला जी आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? आप नीतीश कुमार जी के बारे में पूछ रहे थे, मुझे लगा कि एक बहुत यह दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम है जो देखा जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार का सोनिया गांधी के उसमें बुलावे पर न आना, शरद यादव जी को वहां भेज देना, और मोदी जी के यहाँ आना,
दलील वो जो भी देंगे, एक कंफ्यूजन की स्थिति खासकर विपक्षी कतारों में गई है या जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार अपनी जगह सही है। नीतीश कुमार बहुत ही संजीदा, ठीक है, बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं। ठीक है सर, वो समय खत्म हो चुका है। 2019 के 19 को समझ रहे हैं कि 2019 में अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको बीजेपी की जरूरत बहुत है। बड़ी बात कह दी। दूसरी बात, कोई जेडीयू वाला नेता तो कम से कम टीवी पर ही बात नहीं कहेगा। दूसरी बात, एक लाइन मैं और जोड़ दूं, नीतीश कुमार के पास बिहार में कुर्मी समाज के अलावा, पिछड़े वर्गों के अलावा अपर कास्ट का समर्थन भी है, और बीजेपी अपर कास्ट के महत्वपूर्ण सेगमेंट की पार्टी है, लिहाजा वो चाहते हैं कि अपर कास्ट भी खुश रहे। आज वक्त नहीं सर इस विषय का, लेकिन चलिए फिर ठीक है, आपने कहा तो मैं सम्मान करते हैं इसका। राम उपेंद्र दास, समय कम है, 20 सेकंड की आपकी टिप्पणी, फाइनल कमेंट। अगले 2 सालों में मोदी सरकार के लिए क्या कुछ बड़ी चुनौतियां आप देखते हैं? नहीं सर, चुनौतियां मैं कोई ऐसी चुनौती नहीं देखता हूं जो किसी भी सरकार को भारत जिस आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इस वक्त है उसको फेस ना करना पड़े। ठीक है। सबसे बड़ी चुनौती जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है ही, लेकिन जैसा ये बात हुई कि उसमें एक समय लगता है और ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं रहा है। ठीक और है, ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं रहा, काम हो रहा है, समय लगता है। और 3 साल में आप मत जज कीजिए, ये राम उपेंद्र दास कह रहे हैं, लेकिन 3 साल में क्या जनता ने क्या जज किया, ये सबसे अहम है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। महारथी मोदी बन रहे नहीं बन रहे 2019 सब बता देगा, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।